वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। देखिए, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं वंशानुक्रम एवं वातावरण। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है आपके पेपर के दृष्टिकोण से। सो इसको आज हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। जल्दी आपके ये यूनिट कंप्लीट होने वाली है। और जो बच्चे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और हाँ, पेपर 1 की क्लासेस आपकी पूरी 28 वीडियोस के साथ कंप्लीट हो चुकी है, तो उसको देखना ना भूलिएगा यदि नए हैं। और बाकी पुराने बच्चे जो हैं वो कंटिन्यू ऐसे ही आराम से पढ़ते रहिए, ठीक है। और वेलकम टू दी ऑल एंड वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। नाउ स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। सबसे पहले सबको ये टॉपिक ऐसा है कि आप अगर इंटर में तो अगर बायो नहीं भी लिए ना, हाई स्कूल तक तो सबने साइंस पढ़ी होगी, उसमें बायो होगा, तो उसमें आपने जो जो पढ़ा है बस उसी से मिलता जुलता है। और थोड़ा यहाँ पर आपको जो पढ़ना है तो वो ये सारी चीज़ें शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में कैसे जुड़ी हुई हैं, इन सब विषयों में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। बात समझ में आ गई होगी, होप सो। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी क्या होती है। तो देखो, वंशानुक्रम का मतलब क्या होता है, वंश धन अनुक्रम, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो चीज़ें चली आ रही हैं, जैसे समान के समान, अर्थात लाइक बिगिट्स लाइक, अर्थात जैसे माता पिता होते हैं उनकी संतान भी वैसी ही होती है। वंशानुक्रम की कुछ मुख्य परिभाषाएं हैं जिनसे वंशानुक्रम का अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। कैसे परिभाषाएं हैं, तो आप अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से हेरिडिटी के डेफिनेशंस पढ़ेंगे, उनके अनुसार समझेंगे चीज़ों को, और वंशानुक्रम आपका अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि मैकाइवर के अनुसार वंशानुक्रम क्या है। तो देखिए, वंशानुक्रम एवं वातावरण परस्पर विरोधी ना होकर एक दूसरे के पूरक हैं, यानी कि जो आपका इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है, और जो हेरिडिटी है, ये क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं, प्रोपोर्शनल हैं, ना कि विरोधी हैं। वंशानुक्रम बालक को अनेक प्रकार की शक्तियों से विभूषित करता है और वातावरण उन शक्तियों के विकास में सहयोग देता है। यानी कि जो बच्चा होता है, बच्चा, ठीक है, जैसे जैसे उसकी शक्तियाँ मतलब जो उसकी स्किल्स होती हैं, उनका डेवलपमेंट होता है, वो किसके साथ में होता है, तो इन्वायरमेंट के साथ में होता है। लैंडिस के अनुसार यदि बात करें तो वंशानुक्रम हमको हमारी कार्यशील पूंजी प्रदान करता है और वातावरण हमको इस पूंजी के विनियोग का अवसर प्रदान करता है। बात समझ में आई। कल अभी हमने आपको विनियोग का मतलब बताया था, होप सो याद होगा। अगर जिन जिन ने पढ़ा है जरा वो बता दो कि हाँ मैम ये आपने कल पढ़ाया था, ठीक। फिर देखिए, फिर बात करते हैं हम लोग किसके अनुसार अब हम लोग पढ़ेंगे, तो H.A. पीटरसन के अनुसार पढ़ेंगे। तो देखो, पीटरसन ने क्या कहा कि वंशानुक्रम को इस प्रकार परिभाषित किया है कि व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों के जो गुण को प्राप्त करता है वही वंशानुक्रम है। सबने अलग अलग बताया है, देख रहे हैं आप, हर एक साइकोलॉजिस्ट का अपना अलग मत है। वुडवर्थ के अनुसार क्या बताया गया कि वंशानुक्रम में वे सभी बातें आती हैं जो जीवन का आरंभ करते समय व्यक्ति में उपस्थित हों, और ये जन्म के समय नहीं वरन गर्भधान के समय, जन्म से लगभग 9 माह पूर्व व्यक्ति में पैदा होते हैं, ठीक। बात समझ में आ गई होगी। इतनी सिंपल लैंग्वेज है। अगर जहाँ ना समझ में आए बताइएगा, मैं उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ा दूंगी, और बाकी डिटेल में तो पढ़ाऊंगी, ठीक है। और देखो फिर क्या हुआ कि डगलस व हॉलैंड के अनुसार क्या बताया गया कि माता पिता या अन्य पूर्वज या प्रजाति से प्राप्त समस्त शारीरिक रचनाएं, विशेषताएं, क्रियाएं तथा क्षमताएं व्यक्ति के वंशानुक्रम से सम्मिलित रहती हैं। तो ये किसके अनुसार बताया गया, डगलस और हॉलैंड के अनुसार। जैसे आप मान लीजिए एक छोटा न्यूबॉर्न बेबी होता है ना, तो सब लोग बोलते हैं अरे वाह ये तो चाचू पे गया है ना, डॉल जैसे है। मान लो कोई लड़की हुई है, ये तो बुआ पे गई है, मामू पे गई है, मौसी पे गई है, तो ऐसे बोलते हैं ना। बस वही इन्होंने बताया कि जो उसकी शारीरिक रचनाएं होती हैं, जैसे क्या होता है जब बच्चा मान लो कुछ खा रहा होता है, ठीक है, तो बोलते हैं अरे, जैसे दादी होती हैं तो क्या बोलती है, अरे इनके पापा भी तो ऐसे ही खाते थे छोटे में, या ये वो भी तो ऐसे ही चलते थे। तो मीन्स क्या, जो सिमिलैरिटीज उनको अपने पूर्वजों से, दादी दादू से, मम्मी पापा से, है ना, इनसे प्राप्त हुई हो, उसे क्या कहेंगे, वंशानुक्रम। फिर देखिए, एनाटॉमी के अनुसार क्या कहा गया कि वंशानुक्रम के तत्व जन्म के बहुत बाद तक व्यक्ति के विकास को प्रभावित कर सकते हैं और वास्तव में यह प्रभाव जीवन पर्यंत चलता है, ठीक। जेम्स ड्रेवर ने क्या कहा कि माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में संक्रमित होना ही वंशानुक्रम है। जैसे एक अभी इससे पहले जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ा था तो उसमें बताया था कि यदि मम्मी पापा टैलेंटेड है तो बच्चा भी स्वाभाविक सी बात है टैलेंटेड ही होगा। लेकिन कहीं कहीं पे इसमें जो है क्या होता है, कहीं कहीं पे एक्सेप्शंस आ जाते हैं, तो वो डिपेंड करता है पूर्वजों पे। मतलब फिर अगर मम्मी पापा मान लो नहीं टैलेंटेड हो तो दादी दादू टैलेंटेड होंगे, उनके ऊपर बच्चा चला गया होगा, ठीक। ये सब चीज़ें होती हैं। उसके बाद में देखिए, बोलते ना अरे नाक तो जैसे कि मान लो ये बेबी है,
ठीक है, क्या बोलेंगे, अरे आईज तो चाचू पे गई है लेकिन नोज तो मम्मा पे गई है भाई, है ना, ऐसे बोलेंगे। और मुंह मुंह तो एकदम भाई बाबा की तरह है, ऐसे बोलते हैं। तो यही सब चीज़ें क्या है, वंशानुक्रम से ही जुड़ी हुई संबंधित हैं। अब देखो वंशानुक्रम की प्रक्रिया क्या है कि मानव शरीर में 23 जोड़े गुणसूत्र, ओ शिट बैटरी चली गई, वेट फॉर अ मिनट। देखिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ओके है सब ठीक। देखो मानव शरीर में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। 22 जोड़े गुणसूत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से पढ़िएगा। मे भी आपने पहले पढ़ रखा होगा बट अभी ध्यान से पढ़ना। क्या कि 22 जोड़े गुणसूत्र शारीरिक संरचना का निर्धारण करते हैं। मतलब 23 जोड़े हैं, 23 जोड़े का मतलब कितने हो गए, 26 हो गए कि नहीं हो गए। और जिनमें से जो आपके 24 गुणसूत्र होंगे यानी 22 जोड़े जो होंगे वो ये डिफाइन करेंगे कि आपके मुंह, नाक, हाथ, पैर, कान किस पे गए, क्या है शारीरिक संरचना पे। लेकिन जो 23वां गुणसूत्र होता है वो बालक के लिंग का निर्धारण करता है। इसे लिंग गुणसूत्र यानी सेक्स क्रोमोसोम भी कहते हैं। यानी कि 23वां गुणसूत्र है जो है आपका क्रोमोसोम, वो ये डिसाइड करेगा कि बच्चा स्त्री मतलब लड़का है या लड़की है। ठीक है, अब ये गुणसूत्रों का सिस्टम ये है पूरा दिया हुआ है इन्होंने। मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है कि जैसे ये आपके माता पिता हैं, है ना, माता के जो गुणसूत्र हैं वो XX है और पिता के जो गुणसूत्र हैं वो XY हैं। ठीक है, तो जब ये अंडाणु और ये होता है आपका शुक्राणु। ठीक है, तो जब ये आपस में मैच होते हैं ना, अब कौन सा अंडाणु किस शुक्राणु से मिलता है इस बात पर डिपेंड करता है कि क्या होगा। मतलब जब निर्माण होगा बच्चे का तो वो लड़का होगा या लड़की। अगर XX क्रोमोसोम मिल रहे हैं तो लड़की, अगर X, ये मान के चलिए जहाँ पर भी X है, देखो XX इसके मिल रहे हैं तो लड़की होगी। ठीक है, ये मानव में लिंग निर्धारण का अपना सूत्र होता है। ये बहुत कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई बायो का एग्जाम नहीं देने जाएंगे आप। अब देखो वंशानुक्रम के कुछ नियम होते हैं। लॉ ऑफ हेरिडिटी, सबसे पहले बीज कोशों की निरंतरता का नियम, समानता का नियम, भिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम और मेंडल का नियम। मेंडल का लॉ आपने पढ़ा होगा ना छोटे में, जिसे पी वाला भी कहते हैं एक, और चूहों पे जो किया गया था वो सारे पढ़े होंगे होप सो। अब देखो सबसे पहले बीज कोशों की निरंतरता का नियम क्या कहा गया कि इस नियम के प्रतिपादक कौन थे, तो वीजमैन थे, है ना। इनका विचार है कि मानव की उत्पत्ति बीज कोशों से होती है। इनका मत है कि बीज कोश कभी नष्ट नहीं होते हैं, ये माता पिता द्वारा अपनी संतति को हस्तांतरित होते रहते हैं। इस प्रकार बीज कोश पीढ़ी दर पीढ़ी संक्रांत होते जाते हैं। ये कोश वातावरण के प्रभाव से प्रभावहीन रहते हैं। इसी के आधार पर वीजमैन ने बीज कोशों की निरंतरता के नियम का प्रतिपादन किया। वर्तमान समय में वीजमैन के बीज कोश की निरंतरता के नियम की अत्यधिक आलोचना हो रही है। इस आलोचना क्यों हो रही है, देखो इस नियम के प्रमुख आलोचक कौन है, मतलब जिन्होंने इनकी कमियां निकाली इस जो है रूल की, क्या वो कौन है, तो BN झा जी हैं। इन्होंने लिखा कि क्या लिखा कि देखो इन्होंने लिखा कि इस नियम के अनुसार माता पिता बीजकोश के संरक्षणकर्ता होते हैं तथा अवसर आने पर अपनी संतति को हस्तांतरित कर देते हैं। यह हस्तांतरण उसी प्रकार से होता है जैसे रुपया एक बैंक से निकालकर दूसरे बैंक में जमा कर दिया जाता है। अतः यह नियम वंशानुक्रम की प्रक्रिया को स्पष्ट करने में समर्थ नहीं रहा। अब देखो समानता का नियम का कहता है लाइक बिगिट्स लाइक, जैसे मम्मी पापा, ये वही है जैसे कि अगर आपके मम्मी पापा की हाइट मतलब लंबे हैं तो आपका जो हाइट होगी वो भी लंबे होंगे। वो बहुत बुद्धिमान है तो आप भी बुद्धिमान होंगे, है ना। मतलब जैसे मम्मी पापा की फीचर्स होते हैं वैसे ही बच्चे के फीचर्स होते हैं। अब यदि भिन्नता की नियम की बात की जाए, लॉ ऑफ वेरिएशंस की, तो इस नियम की मान्यता है कि बच्चे अपने माता पिता की सत्य प्रतिलिपि नहीं होते हैं और ना एक माता पिता की सभी संतानें एक समान होती हैं। उनमें आपस में रंग, बुद्धि, विचार एवं स्वभाव में एक दूसरे से भिन्नता होती है। जैसे एक ही माता पिता के कुछ बच्चे तीव्र बुद्धि तथा कुछ बच्चे मंद बुद्धि के होते हैं। समझ में आ गई ना बात। जैसे मान लीजिए एक लड़का एक लड़की है तो बोलते लड़की बहुत टैलेंटेड है और लड़का नहीं टैलेंटेड है। ऐसा बोलते कि लड़का बहुत टैलेंटेड है, लड़की नहीं टैलेंटेड है। तो ये, और मम्मी पापा तो सेम है सबके, है ना, और आपस में ये लोग रियल भाई बहन है, फिर भी डिसिमिलैरिटीज हैं। तो ये होता है वेरिएशंस। किस पे डिपेंड करता है, लॉ ऑफ वेरिएशंस पे। अब देखो प्रत्यागमन के नियम की यदि बात करें तो इसमें क्या बताया गया है आपको, कभी कभी प्रतिभाशाली माता पिता की संतानें मंद बुद्धि तथा मंद बुद्धि माता पिता की संतानें प्रतिभाशाली होती हैं। इसी प्रवृत्ति को प्रत्यागमन का नियम कहते हैं। प्रत्यागमन के मुख्य रूप से दो कारण होते हैं, पहला जागृत, दूसरा सुप्त। आइए जानते हैं कि देखो भावी संतति में ये दोनों गुण संक्रमित होते रहते हैं। कभी कभी सुप्त गुण जागृत हो जाते हैं तो कई पीढ़ियों के बाद भी पूर्वजों के गुण या दोष भावी संतति में आ जाते हैं। इसलिए बच्चे अपने माता पिता से विपरीत गुण वाले होते हैं। जब माता पिता के गुणसूत्र का मिश्रण ठीक
से नहीं हो पाता है तो प्रतिभाशाली माता पिता के मंद बुद्धि संतति हो जाती है तथा मंद बुद्धि माता पिता की प्रतिभाशाली संतानें हो जाती हैं। अर्जित गुणों के संक्रमण के नियम आइए जानते हैं। लैमार्क जी के अनुसार कि क्या कहा गया। देखो हुआ क्या कि लैमार्क ने इसी नियम की पुष्टि हेतु, हाँ देखो, माता पिता द्वारा अर्जित गुणों का संक्रमण उनकी संतति को होता है, ठीक है, यह भी आपने पढ़ा। इस नियम की यही मान्यता है। अब इसमें क्या हुआ कि देखो ये तो बहुत बड़ा इन्होंने बात लिखी है चूहे वाली, मैं आपको ये ऐसे ही बता देती हूँ, है ना, इतना मैं कहाँ तक पढ़ूंगी। देखो क्या हुआ कि एक बार एक चूहे को यहाँ पे ऐसे बंद कर दिया गया, एक माउस को, ठीक है, और यहाँ पे एक छेद कर दिया गया, लाइट आनी थी यहाँ से, और यहाँ पे खाना रख दिया गया। अब जब चूहा उछला कूदा, ठीक है, तो इस पे उसका पैर पड़ा, यहाँ पे एक बटन लगी थी, उस पे उसका जब पैर पड़ा तो वहां से वो खाना निकला और चूहे ने खा लिया। 2 बार कूदा, फिर 3 बार कूदा, 4 बार कूदा, तो कुल मिला के जब उसकी दूसरी पीढ़ी आई, है ना, देखो इसके बाद चूहों ने बाहर निकलने के लिए अंधेरा मार्ग ढूंढ निकाला। इस परीक्षा हुआ क्या था कि उनको उनके जो मतलब वंशानुक्रम में ये चीज़ ही आ गई थी जब 4 बार एक्सपेरिमेंट किया कि जब आखिरी बार आई, मतलब देखो पहले क्या था कि चूहे जो थे वो ज़्यादा बार भूल जा रहे थे कि कहाँ पे स्विच को प्रेस करना है तो कहाँ से खाना निकलेगा। जैसे मान लो 200 बार में वो ये काम कर पा रहे थे, फिर यही काम उन्होंने 150 बार में किया, फिर यही काम उन्होंने 100 बार में कर लिया, है ना। कुल मिला के ये था उनका एक एक्सपेरिमेंट। और ये किस बात को डिफाइन कर रहा था, तो ये इस बात को डिफाइन कर रहा था कि अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। अब देखो मेंडल का नियम आया, मेंडल का नियम भी आपने पढ़ा होगा ना, देखो मटर वाला पूरा, इसमें भी वही था कि जब उन्होंने छोटे छोटे पौधों को मिलाया, लंबे लंबे पौधों को मिलाया, तो क्या हुआ, है ना, ये सारी चीज़ें। और सेम उन्होंने चूहों पर भी प्रयोग किया था। फिर पढ़ते हम लोग, आइए जानते किसके विषय में, वातावरण के विषय में। देखिए वो जो टॉपिक है ना भी चूहों और ये मटर वाला, तो ये तो खुद भी पढ़ लीजिएगा, मैं PDF दे दूंगी। हाँ, और PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अब देखो वातावरण की बात करें यदि, तो वे सभी भौतिक एवं अभौतिक वस्तुएं जो मानव के सर्वांगीण विकास को प्रभावित करती हैं वातावरण कहलाती हैं। ये नहीं कि वातावरण का मतलब यहाँ पर सिर्फ बढ़िया सा झरना हो, हरे हरे पेड़ हो, उसी का मतलब नहीं है। जो मानव के सर्वांगीण विकास को प्रभावित करती हूँ, बात समझ में आ रही है ना। वातावरण से तात्पर्य बाह्य शक्तियों, परिस्थितियों एवं प्रभावों से है जो किसी भी मानव के विकास को जन्म के बाद प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। मनुष्य अपने वंशानुक्रम से जो भी गुण प्राप्त करता है वे सभी परिवर्तनशील होते हैं। उन सब में पर्यावरण के अनुसार परिवर्तन होता है। वातावरण के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए अब देखो अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं। वुडवर्थ ने कहा, क्या कहा इन्होंने वातावरण को लेकर के, कहा कि आनुवांशिकता में भिन्न व्यक्ति समान नहीं होते, किंतु समान वातावरण उन्हें समान बना देता है। देखिए बात ये होती है कि जब आप पहाड़ों पे जाइए तो वहाँ के लोगों को देखिए, जब आप मैदानी क्षेत्र में आते हैं तो यहाँ के लोगों को देखिए, साउथ के क्षेत्र में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे देखिए, तो कहीं ना कहीं आपको लोगों के समूह में डिसिमिलैरिटीज मिलेंगी। और ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करती हैं, तो इन्वायरमेंट पे। TD इलिट के अनुसार यदि बात करें तो किसी भी चेतन पदार्थ की इकाई को प्रभावशाली उद्दीपन एवं अंतःक्रिया के क्षेत्र को वातावरण कहते हैं। यदि हम P. जिसबर्ट के अनुसार बात करें तो पर्यावरण वे सभी वस्तुएं हैं जो किसी एक वस्तु के चारों ओर से घिरी हुई हैं तथा उसे प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। ठीक, अब यही बात यदि बेरिंग किसके अनुसार, बोरिंग, लैंगफील्ड एवं फील्ड के अनुसार करें तो व्यक्ति के वातावरण के अंतर्गत उन सभी उत्तेजनाओं का योग आता है जिन्हें वह जन्म से मृत्यु तक ग्रहण करता है। उपर्युक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि मानव के चारों ओर का वातावरण अत्यधिक विस्तृत होता है जो उसे गर्भाधान के बाद से जीवन पर्यंत प्रभावित करता है। वातावरणीय तत्वों से प्रभावित होकर ही मानव विकास होता है। वाटसन के अनुसार, वाटसन ने क्या कहा कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो भी चाहूं बना सकता हूं। वातावरण के प्रकार कितने होते हैं, तो आंतरिक वातावरण और बाह्य वातावरण। सबसे पहले आंतरिक वातावरण की यदि बात की जाए तो देखो जन्म से पूर्व जो बच्चा गर्भाशय में रहता है ना, तो गर्भाशय के चारों ओर की परिस्थितियां यानी आंतरिक वातावरण कहलाता है। जैसे वंशानुक्रम के अंग, कोश, वंशसूत्र, पैतृक, यानी कि गर्भाशय में जिस वातावरण में पनपते रहते हैं वह बहुत महत्वपूर्ण है। जो पदार्थ वंशसूत्र एवं पैतृकों को घेर रहता है उसे
कोशारस यानी साइटोप्लाज्म कहते हैं। इस वातावरण को अंतरकोशीय वातावरण कहते हैं। इस वातावरण से पैतृक प्रभावित होकर विशेष गुणों से प्रभावित होता है। मन के अनुसार वास्तव में प्राणी जो बनाता है वह वंशानुक्रम एवं कोशारस द्वारा नहीं निर्धारित होता है मुन के अनुसार। अब देखो होता क्या है, अगर हमने आंतरिक वातावरण की बात की है तो जरा एक बात आपको और बता दें, आपने कभी ना ये सारी चीजें देखो सब तो आपने सुना होगा ना यदि टेस्ट ट्यूब बेबी की बात की जाए है ना, और आर्टिफिशियल तरीके से, आर्टिफिशियल क्या मतलब, ये जितने भी प्रोसेस होते हैं बेबी प्लानिंग के, जैसे जिनको बच्चे नहीं हो रहे होते जिन माँ को, तो वो क्या करते हैं बेबी ट्यूब वाला ये सारा ऑपरेशन करवाते हैं और फिर 9 मंथ्स के बाद बेबी उनका तैयार। तो एक्चुअल में ये बच्चा माँ की ही गर्भ में तैयार होता है, क्या ये बाहर नहीं तैयार किया जा सकता? जैसे इतनी बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं है ना, और इतनी बड़ी बड़ी डिस्कवरीज इन्वेंशंस हुई हैं, तो क्या ये बच्चे को हम लैब में नहीं तैयार कर सकते हैं? भाई मिलाना तो ओवम उसको स्पर्म और इन्हीं को जीन्स को ये सब चीज़ें गुणसूत्र से पूरा एज इट इज तैयार करके कुछ वैसा हम लोग इन्वायरमेंट तैयार कर दें कि बच्चा लैब में तैयार हो जाए। क्या ऐसा नहीं हो सकता है? नहीं, जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, नहीं। क्यों? क्योंकि अभी तक साइंटिस्ट ये नहीं ऐसा कुछ बना पाए हैं, ऐसे कोई अभी नहीं जो है अपनी खोज कर पाए हैं कि माँ के गर्भ में बच्चे को वातावरण मिलता है वैसा वातावरण उसको लैब में प्रोवाइड करवाया जाए तो वो जो डेवलपमेंट है ना, तो वो बाहर लैब में हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए वही सब चीज़ें क्या होती है, साइंटिफिक तरीके से माँ के गर्भ तक पहुँचती हैं जब, तो बच्चे का निर्माण माँ के गर्भ में ही होता है ना। चाहे आप टेस्ट ट्यूब बेबी की बात कर लीजिए, चाहे कुछ किसी की भी बात कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए बाह्य वातावरण की यदि बात करें तो बाह्य वातावरण में जो परिस्थितियां सामूहिक अथवा मिश्रित रूप से प्राणी को प्रभावित करती हैं बाह्य वातावरण के अंतर्गत आती हैं। ये परिस्थितियां चारों ओर से मानव को घेरे रहती हैं, उस पर विपरीत या अनुकूल दिशा में निरंतर अपना प्रभाव डालती रहती हैं। अध्ययन की सुविधा के लिए इनको संक्षेप में वर्गीकरण इस प्रकार कर सकते हैं। कैसे? अब देखो बाह्य वातावरण के कौन कौन से प्रकार हो गए। सबसे पहले भौतिक वातावरण। भौतिक वातावरण में आपके क्या जाएंगे? पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, लेट मी चेंज द कलर ऑफ माई पेन, है ना, सूर्य हो गए, जलवायु, पहाड़, देखिए जितनी चीजें आप देख पा रहे हैं समझो ये सब क्या है? भौतिक वातावरण। अब यदि सामाजिक वातावरण की बात की जाए तो सामाजिक वातावरण को भी इन्होंने देखो 3 भाग में डिवाइड किया है। कौन कौन से? सबसे पहले आर्थिक, सांस्कृतिक और मना सामाजिक वातावरण। तो आर्थिक के अंतर्गत क्या आ जाएगा? इसमें समाज की आर्थिक प्रक्रियाएं जैसे संपत्ति का उपभोग, उत्पादन, विनिमय, है ना, ये सारी चीजें आ जाएंगी। सांस्कृतिक में यदि बात की जाए तो जो लोगों की रिचुअल्स होते हैं, कल्चर होते हैं, सबके त्यौहार मनाने का तरीका होता है, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। मना सामाजिक की बात की जाए तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर जो उसको प्रभाव पड़ रहा है उससे उसके अंतर्मन को क्या मोटिवेशन मिल रहा है, उसके अंदर क्या परिवर्तन आ रहा है, इस पर डिपेंड करता है। अब बालक के विकास समाजीकरण में वंशानुक्रम एवं वातावरण की भूमिका, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर। सो बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। तो देखो मैकाइवर एवं पेज के अनुसार क्या कहा गया कि जीवन के सभी गुण वंशानुक्रम में हैं। इन गुणों का प्रकट होना पर्यावरण पर निर्भर करता है। अब यही बात स्पष्ट है, देखो स्पष्ट है कि बालक के समाजीकरण में दोनों कारक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बालक के समाजीकरण में वंशानुक्रम एवं वातावरण यानी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की भूमिका के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो आप देखिए कि सबसे पहले क्रो एवं क्रो के अनुसार क्या कहा गया कि व्यक्ति का निर्माण न केवल वंशानुक्रम और न केवल वातावरण से होता है बल्कि वह जैविक दाय एवं सामाजिक विरासत की एकीकरण के उपज है। बालक इस संसार में अपने वंशानुक्रम से अनेक प्रकार की जन्मजात अंतर्निहित शक्तियां लेकर जन्म लेता है जिन्हें मनोविज्ञान की भाषा में मूल प्रवृत्तियां कहते हैं। इन समस्त जन्मजात प्रवृत्तियों यानी क्षमताओं का प्रकटीकरण पर्यावरण में ही होता है एवं प्रदत्त पर्यावरण से ही बालक की अंतर्निहित शक्तियों के परिमार्जन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। परिणामतः यही परिमार्जन बालकों के समाजीकरण की प्रक्रिया के सूचक है। अब देखो सामान्यतः बालक में पाई जाने वाली व्यक्तिगत भिन्नता, बात व्यक्तिगत भिन्नता की समझ रहे हैं ना। मैंने एक बहुत पहले आपको एग्जांपल दिया था कि आप सेम मूवी किन्हीं 4 बच्चों को दिखा के लाइए, उसके बाद में उनसे पूछिए तो वो चारों बच्चे अगर कोई बड़े भी गए ना तो वो भी सब क्या बताएंगे? अलग अलग बातें बताएंगे। क्यों? क्योंकि सबके अपना सोचने का स्तर, देखने का स्तर, चीज़ों से सीखने का स्तर, ग्रहण करने का स्तर, ये सारी चीज़ें अलग होती हैं, ठीक। अब देखो बालक में जो विशिष्टताएं
या प्रतिभा परिलक्षित होती है, वह भी वंशानुक्रम का ही परिणाम है। किसी भी, देखो क्या होता है, जैसे मम्मा को पेंटिंग करना बहुत पसंद है, ठीक है, तो बालक या बालिका कोई भी हो, तो उसको अगर पेंटिंग करना पसंद है तो इट मीन्स कि वो सब क्या है, जेनेटिक चीजें हैं, ठीक। अब देखो, बालक में पाई जाने वाली जन्मजात शारीरिक एवं मानसिक क्षमताएं भी उसके वंशानुक्रम का ही परिणाम होती हैं। उपयुक्त वातावरण इस प्रकार के बालकों को उनकी अक्षमता को दृष्टिगत रखते हुए विकास के उन समस्त अवसरों को उपलब्ध कराया जाता है जिससे वे सभी सामान्य नागरिक की तरह उनका भी समाजीकरण हो सके एवं वे भी अपने सामाजिक जीवन सुलभता से व्यतीत कर सकें। आई बात समझ? बस ये लास्ट पैराग्राफ आज की क्लास का, सो अंत तक बने रहिएगा। अंत में आपसे थोड़ी सी बातें करेंगे और फिर करेंगे टाटा बाय बाय, टेक केयर वाला सीन। कि देखो, गैरेट के शब्दों में यदि बात करें तो इससे अधिक निश्चित बात और कोई नहीं है कि वंशानुक्रम एवं वातावरण एक दूसरे को सहयोग देने वाले प्रभाव हैं एवं दोनों ही बालक की सफलता के लिए अनिवार्य है, यानी दोनों ही बच्चे के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब अगर ये सारी क्लासेस की पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम भी आपका पीजी पॉइंट ही है, तो वहां पे जुड़ने के लिए आपको उसकी लिंक, टेलीग्राम चैनल की लिंक हमारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट सेक्शन, अबाउट सेक्शन में पिन हुई मिल जाएगी। बाकी आप लोगों ने हमारी क्लास देखी, सो थैंक यू सो मच फॉर दिस। एंड हमें बहुत अच्छा लगता है, जस्ट लाइक माई फैमिली मेम्बर्स। पता है कभी कभी क्या होता है, जैसे कहीं आपको एक बात बताते हैं, कहीं जाना भी होता है, कहीं कुछ करना भी होता है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं क्लास के टाइम से या तो पहले घूम के आ जाऊँ या क्लास के टाइम के बाद जाऊँ, है ना। बहुत लोग होते हैं, क्या देखिए आपने अगर नोटिस किया हो तो जब से आपकी क्लासेस शुरू हुई हैं, अगर आपकी एक भी दिन एब्सेंट हुई हो, इवन दिवाली पे भी मैंने छुट्टी नहीं की आप लोगों की, क्यों? क्योंकि मुझे कोर्स कंप्लीट तो कराना ही कराना है, साथ में मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप लोग इंतजार कर रहे हो हमारी क्लास का और हम यहाँ पे घूमने चले जाएं तो कैसा लगेगा ना, बेकार लगेगा। सो ये सारी चीज़ें मेरे मन में ही चलती है, इसीलिए हम बार बार बोलते हैं यू ऑल आर जस्ट लाइक माई फैमिली मेम्बर्स, है ना। तो मुझे सबके साथ साथ मेरे लिए आप लोग भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। आप ये नहीं समझिएगा कि हमसे अलग हैं, सब हमारे लिए हैं। और बाकी देखिए, कुछ बच्चे तो एकदम ही रेगुलर हैं, जैसे खुशबू हो गई, है ना, और खुशी हो गई, अंशिका हो गई, जिनका हम नाम नहीं ले पा रहे, सो सॉरी फॉर डैट, क्योंकि जाने का समय हो गया है। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, सब लोग लिख दो जरा फटाफट से अपनों के लिए वाला लाइन, क्या कि हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। और हाँ, थैंक यू फॉर यू ऑल, जितने बच्चे हैं ना सभी के लिए, A to Z सबके लिए, ओके, है ना। और उसके बाद में सबका ध्यान रखिए, अपना भी ध्यान रखिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में।